मुंगेर जिले में मिट्टी माफिया अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। विभाग और पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं है और जिले के चंदनपुरा गांव में मिट्टी माफिया ने करीब 2 बीघा जमीन में 40 फीट तक खुदाई की है। यहां की मिट्टी में मेटल, पत्थर और मुरंग मिलता है। अवैध खनन से न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है बल्कि पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। हमारे सहयोगी अरुण शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए। जिला में लाल मिट्टी के का जो माफिया है, माफिया की एक संगठन है, एक संगठित टीम है, उसके द्वारा जो है ये वन इलाका है, मुंगेर वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये इलाका है जो रामनगर थाना के पास का ही इलाका पड़ता है। सामने से जो है पत्थर माफिया का जो है अब वो लाल मिट्टी को खोद के निकाल के बेचने में लगे हैं और काफ़ी ये फायदे का धंधा है। इस मिट्टी से ईंट बनते हैं, ईंट भट्टों में यहाँ से जो है मिट्टी काट के जाती है, या जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये मिट्टी वहाँ तक भी जाती है। लेकिन इसका राजस्व जो है वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुँचता है। हालांकि यहाँ पे खोदने के कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इजाज़त नहीं है। वन क्षेत्र के अंतर्गत ये टोटल इलाका आता है। आप देख सकते हैं कि लगभग 40 फीट से ज़्यादा जो है नीचे गड्ढा खोद के जो है यहाँ से लाल मिट्टी को निकाला गया है और ये लगभग 2 बीघा के प्लॉट में ये निकालने का जो है ये काम चला था। आप देख सकते हैं कि कितनी हाइट है और क्या स्थिति है यहाँ की, जो है माफिया ने यहाँ की जो स्थिति बना दी है। हम लोग अभी चंद्रपुरा में मौजूद हैं, वो उसी के इलाके में ही आता है। आप यहाँ की स्थिति को देख के साफ पता लगाया जा सकता है कि जो माफिया है, माफिया लोगों की का जो है इससे कितनी चांदी कटी होंगी, कितनी मुनाफा कमाए होंगे। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। अररिया में करीब 200 स्कूलों की मध्याह्न भोजन राशि योजना की जो राशि है उसमें बड़ा घालमेल हुआ है। बच्चों के निवाले की राशि निगलने के लिए हेडमास्टर पर अकाउंट से छेड़छाड़ का आरोप खुद रानीगंज प्रखंड के बीईओ ने लगाया है। न्यूज़ 18 को दी गई जानकारी में बीईओ ने आरोप लगाया है कि प्राइमरी स्कूल रुपेली में स्कॉलरशिप, पोशाक और एमडीएम योजना की राशि हजम कर ली गई। हड़ताल अवधि में स्कूल बंद होने के कारण इसकी निकासी की गई है। अगर केवल रानीगंज प्रखंड की जांच की जाए तो यहां एमडीएम के 3 से 4 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। पूरे मामले पर अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। अधिक जानकारी दे रहे हैं अररिया संवाददाता सतीश कुमार। एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर करीब रानीगंज प्रखंड के 200 स्कूलों में जो है एमडीएम की राशि में जो है बड़ा गबन हुआ है। बता दें कि बच्चों के निवाले को निगलने के लिए हेडमास्टर पर अकाउंट से छेड़छाड़ करने का यह आरोप है। यह आरोप दरअसल किसी और ने नहीं बल्कि रानीगंज प्रखंड के बीईओ ने ही लगाया है। रानीगंज के बीईओ कामेंद्र कुमार कामेश ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि प्राथमिक विद्यालय रुपेली में छात्रवृत्ति, पोशाक राशि और एमडीएम की राशि हजम कर ली गई। उन्होंने बताया कि हड़ताल अवधि में भी जब स्कूल बंद थे उस दौरान एमडीएम की राशि जो है आखिर कैसे निकाल ली गई। बीईओ ने साफ तौर पर बताया कि रानीगंज के प्राथमिक विद्यालय रुपेली के एचएम अखलाकुर रहमान ने हड़ताल अवधि में मध्याह्न भोजन योजना की राशि निकासी कर ली है। अभी हम मौजूद हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समीप। डीओ राजकुमार, उन्होंने बयान तो नहीं दिया लेकिन फोन पर बताया है कि जो बीईओ ने सूचना दी है वो लिखित तौर पर नहीं दी है। ऐसे में लिखित तौर पर जो बीईओ यदि सूचना देते हैं तो ऐसे में जो है जांच की जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। सतीश कुमार, न्यूज़ 18, अररिया। तो न्यूज़ 18 ने बिहार में फुटबॉल के खेल को पुरानी पहचान दिलाने के लिए जो मुहिम शुरू की थी उसका असर सामने आ गया है। हमने अपने खास कार्यक्रम हिप हिप हुर्रे के जरिए बिहार में फुटबॉल के मैदान और खिलाड़ियों की बदहाली के साथ कई प्रतिभाओं को सामने लाया था। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को खेल के क्षेत्र में बड़ी पहचान दिलाने का अभियान शुरू कर दिया है। सरकार ने तय किया है कि फुटबॉल और हॉकी से लेकर हर तरह के खेल जैसे कि वॉलीबॉल, शूटिंग, एथलेटिक्स और कबड्डी समेत दूसरे खेलों में बिहार का परचम लहराना है और इसके लिए पहले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की तलाश की जाएगी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेगी। सरकार ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को इसका जिम्मा सौंप दिया और इसके एडीजी रविंद्र शंकरन ने प्रतिभाओं की तलाश के लिए आज एक बड़ी बैठक की है। बैठक में एनसीसी, एनएसएस और खेल संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। खेल प्राधिकरण के एडीजी रविंद्र शंकरन से खास बातचीत की अमित कुमार ने।
बिहार आने वाले दिनों में खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान, अपनी धमक बना सके, इसको लेकर के राज्य सरकार ने एक नई पहल की है, एक आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है और इसका जिम्मा जो है वो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को मिला है। हमारे साथ मौजूद है एडीजी रविंद्र शंकर साहब। बात करते हैं सर, आपने मीटिंग की, खेल को एक आंदोलन के रूप में शुरू करने जा रही है सरकार, जिम्मा आपके ऊपर है, कैसे करेंगे ये लक्ष्य हासिल? ओके, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश अनुसार और हमारा खेल मंत्री जी का मार्गदर्शन में हम लोग 3 स्ट्रैटेजी अपनाने जा रहे हैं। एक है, पहले जो बिहार में छिपा हुआ जो टैलेंट है युवकों के बीच में, तो उस स्पोर्ट्स टैलेंट को हम आइडेंटिफाई करें, तो वो ये पहला स्ट्रैटेजी है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, वैसे पहचाने हुए लोगों को, वैसे आइडेंटिफाई किए हुए स्पोर्ट्समैन को हम नर्चर करें, हम अच्छे से उनको ट्रेनिंग दें, बाहर से कोचेस को लावे और कोचिंग कैंप्स करावे और इनको अच्छे ट्रेनिंग दे के उनको नर्चर कराएं। फिर तीसरा है, वैसे डेवलप किए हुए स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को हम रिटेन कर पाएंगे, मतलब टैलेंट को रिटेन भी करना। ये हमारा 3 स्ट्रैटेजी है, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट नर्चरिंग, फिर टैलेंट रिटेंशन। तो इस संबंध में पहले हमारा शुरुआत रहेगा टैलेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इसलिए हम आज एक मीटिंग रखे हैं जिसमें एनसीसी का ऑफिसर्स लोग आए थे, एनएसएस का ऑफिसर लोग आए थे और नेहरू युवा केंद्र के ऑफिसर्स आए थे। बिकॉज ये तीनों संगठन की छत्र छाया में, अम्ब्रेला के अंदर लाखों लोग, बच्चे मेंबर्स हैं। तो इन लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूं पहले आइडेंटिफाई करें टैलेंट, और बिहार का जितना खेल संगठन है वो सारे खेल संगठन के लोगों को भी जानकारी में, और उनकी संगठन में भी बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस में हैं और है, तो खेल संगठनों के माध्यम से भी हम ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशा है कि खेल एक आंदोलन के रूप ले बिहार में, और बिहार आज से 3-4 साल की अंतराल में भारत देश में खेल की नक्शा में एक अस्तित्व प्राप्त करें। क्या इस बार ये तय मान लिया जाए कि फंड की कमी नहीं होने देगी राज्य सरकार? मुझे पूरा उम्मीद है कि उसका कमी नहीं होगा। तो चलिए, ये एडीजी खेल प्राधिकरण के हैं रविंद्र शंकर साहब सीधे तौर पे कह रहे हैं कि फंड की कमी नहीं होगी, और जो मिशन, जो लक्ष्य सरकार ने रखा है, जो सपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा है, उस सपने को साकार करेंगे। यहाँ के युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेंगे, निखारेंगे उनके हुनर को। अब आने वाले समय में भारत की एक नक्शे पर लेकर के जाएंगे, और बिहार जो अब तक खेल के मामले में पिछड़ा हुआ है वो अव्वल नहीं तो दूजा स्थान जरूर हासिल करेगा। इसी सोच के साथ खेल प्राधिकरण जो है वो अपना कदम बढ़ाया है। अब देखना होगा कि कितनी दूर तक ये मंजिल तय कर पाता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के लोगों को आने वाले दिनों में वाटर टैंक के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जाएगी, और बुडको की पहल पर राजधानी में 5 वाटर टैंक बनाए गए हैं। 49 करोड़ की परियोजना के तहत पटना नगर निगम के 10 वार्डों में 13,000 से अधिक लोगों को इसके जरिए वाटर सप्लाई की जाएगी। ट्यूबवेल के माध्यम से वाटर टैंक को जोड़ा गया है ताकि पानी की शुद्धता बरकरार रहे। बुडको की इस परियोजना का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना के लोगों को जल मीनार के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति किए जाने को लेकर एक योजना बनाई है, और इस योजना के तहत जल मीनारों का निर्माण करवाया जा रहा है। फिलहाल तस्वीरों में देखिए, ये जल मीनार जो है आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा, और इसी तरीके से कुल 5 जल मीनार फिलहाल बनवाए जा रहे हैं। और राजधानी पटना के एसके नगर में, अदालतगंज में, अंटा घाट में, शेखपुरा मोड़ और बोरिंग रोड की जो यह तस्वीर है, कुल मिलाकर 5 जल मीनार जो हैं वो बनवाए जा रहे हैं। और इन 5 जल मीनारों पर कुल मिलाकर 49 करोड़ रुपए की खर्च करने की योजना है। बुडको की ये पहल है, और निश्चित तौर पर ये जल मीनार जब चालू हो जाएगा तो लोगों को शुद्ध पेयजल मिल पाएगा। इन 5 जो जल मीनार हैं उनके माध्यम से 10 वार्डों में पेयजल की आपूर्ति की जानी है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कई वार्डों में इन्हीं तरह के जल मीनारों से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की योजना है बुडको की। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। संगठित अपराध के खिलाफ एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है, और पिछले दिनों हुई रेड के बाद एक बार फिर श्रीवास्तव गिरोह पर एटीएस की दबिश देखने को मिल रही है। प्रिंस श्रीवास्तव के 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई। रांची के डोरंडा थाने में एटीएस का सर्च अभियान
फिलहाल चल रहा है। और आपको यह बताएं कि पिछले दिनों श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी में 34 लाख रुपए की बरामदगी हुई और पिछले दिनों हुई छापेमारी के इनपुट के आधार पर एक बार और छापेमारी की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ओम प्रकाश। संगठित अपराध गिरोह के खिलाफ एटीएस लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी सिलसिले में आज फिर एक बार एटीएस की टीम की दबिश राजधानी रांची में पड़ी है, जहां पर श्रीवास्तव गिरोह से जुड़े हुए 2 ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। फिलहाल एटीएस की टीम जो है वो यहां पर मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई थी उसमें श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, जिसमें कि करीब 34 लाख रुपए जो है वो एटीएस ने बरामद किए थे। वहीं पर एक पिस्टल सहित अन्य डॉक्यूमेंट्स भी उस जो छापेमारी में एटीएस की टीम को मिले थे। वहीं पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। फिलहाल एटीएस उन्हीं के पूछताछ के आधार पर आगे भी कार्रवाई कर रही है और उसी सिलसिले में इन 2 ठिकानों पर आज छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रिंस श्रीवास्तव जो नामक शख्स है उसी का ये ठिकाना है और उसी जगह पर आज छापेमारी चल रही है और काफ़ी बारीकी से छापेमारी की जा रही है। एटीएस के साथ साथ पुलिस की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम पहलुओं पर नज़र रखते हुए एटीएस जो है वो संगठित अपराध के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। और बताना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में इसे लेकर जो भी पूछताछ होगी, जो भी साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। कुहासे और खराब मौसम के कारण विमानों का परिचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। लगातार विमानों को रद्द किया जा रहा है। पटना एयरपोर्ट पर सुबह आने वाले विमान लगातार देर से पहुंच रहे हैं। 1 से 2 घंटे की देरी से फ्लाइट पहुंचने से यात्रियों को परेशानियां हो रही हैं। पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया धर्मेंद्र कुमार ने। एयरपोर्ट पर विमानों का परिचालन काफी हद तक प्रभावित रहा है और जिस तरह से कुहासे का असर होता है, पटना पहुंचने वाली विमानें लेट हो रही हैं। सुबह के आने वाली विमानों की बात करें तो सुबह जो भी विमान आती है लगभग 1 से 1.5 घंटे तक लेट रहती हैं और जब वो विमान वापसी के लिए होती है तो जाहिर है कि जो 1.5 घंटे लेट पहुंचेगी तो फिर 1.5 घंटे लेट ही उड़ान भरेगी। और बात कर लें कि रद्द विमानों की तो लगातार रोजाना कम से कम 2 से 3 विमान रद्द हो रहे हैं। कल भी क्या कहते हैं गो एयर की 3 विमानें रद्द हुई थी और जो विमानें पटना नहीं पहुंच पाती हैं उनकी उड़ानें भी रद्द रहती हैं। यात्रियों को इससे काफ़ी परेशानी होती है और लगातार कुछ दिनों से कुहासे के कारण विमानें रद्द हो रही हैं, विमानों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। कई विमान सुबह में आने वाले, खास करके सुबह में आने वाले विमान 1 से 1.5 घंटे तक लेट हो रही हैं, चाहे दिल्ली से हो, चाहे हैदराबाद से हो या तमाम जगहों से जो भी सुबह में विमान आते हैं 3-4 विमान, वो विमान कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक लेट चल रही हैं और यात्रियों को इससे खासी परेशानी होती है। हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन इसके लिए नोटिफिकेशन देता है, लोगों को सूचनाएं देता है जिससे कि लोग को अनावश्यक परेशानी ना हो, लेकिन फिर भी जो विमानें लेट होती हैं उससे कहीं ना कहीं यात्री तो परेशान होते ही हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।